नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल में ऐसा क्यों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे होता है और क्या-क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ करके पावर फैक्टर इंप्रूव किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अधिकतर इंटरव्यू में ज़रूर पूछ लिया जाता है। उससे पहले आपको पावर फैक्टर के बारे में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो पर अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम जानते हैं लो लैगिंग पावर फैक्टर अधिकतर इंडक्टिव लोड की वजह से बनता है। अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना है यानी यूनिटी की तरफ, तो सिस्टम में ऐसा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो लीडिंग पावर फैक्टर बनाता हो, यानी कैपेसिटर। दोस्तों, कैपेसिटर सर्किट में लीडिंग करंट बनाता है और लो लैगिंग पावर फैक्टर के बिल्कुल रिवर्स होता है, जिस वजह से इसका यूज पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए होता है, जो कि कुछ हद तक पावर फैक्टर इंप्रूव कर देता है। अब ये समझ लेते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सर्किट में कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये एक सर्किट है जिसमें इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है और करंट आई इसमें फ्लो कर रही है। वहीं फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का है, यानी फाई पावर फैक्टर को बता रहा है। जितना एंगल ये ज्यादा होगा पावर फैक्टर उतना ही लो। अब पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए एक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब होगा क्या, कैपेसिटर आईसी करंट लेगा जो कि सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री फेज एंगल लीड करेगा, जिस कारण टोटल करंट जो प्राप्त होगी इन दोनों को ऐड करने से मिलेगी, यानी IC प्लस आई। तो रिजल्टेंट करंट I डैश फाई डैश एंगल से लैग करेगा वोल्टेज से, जो कि पहले वाले सर्किट के फेज एंगल यानी फाई से काफी कम है, जिसमें कैपेसिटर नहीं यूज किया था। फाई एंगल जितना कम होगा उतना पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। दोस्तों, पावर ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं कि रिएक्टिव कंपोनेंट पहले kVAR 1 था और कैपेसिटर पैरेलल लगाने के बाद kVAR 2 हो गया। कहने का मतलब है रिएक्टिव कंपोनेंट जितना कम होगा उतना पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। अब समझ लेते हैं पावर फैक्टर कितने तरीके से इंप्रूव किया जाता है। दोस्तों, होता क्या है, वैसे तो पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 होता है, लेकिन कई बार पावर फैक्टर 0.8 से भी नीचे हो जाता है। ऐसे में जितने भी लोड होते हैं उसमें 3 प्रकार से पावर फैक्टर इंप्रूव किया जाता है। पहला है स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करके, दूसरा है सिंक्रोनस मोटर का यूज करके, तीसरा है फेज एडवांसर। सबसे पहले कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसा कि पहले ही सिंगल फेज के लिए बता चुका हूं। वहीं 3 फेज सप्लाई सिस्टम में कैपेसिटर को लोड के साथ डेल्टा और स्टार में कनेक्ट करते हैं, लेकिन 3 फेज में कैपेसिटर बैंक को डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, मोस्टली प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो स्टार में कनेक्टेड होते हैं उनकी वैल्यू बराबर होती है 3 टाइम कैपेसिटर कनेक्टेड इन डेल्टा। इससे ये समझ में आता है स्टार में पर फेज में कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट डेल्टा के पर फेज कैपेसिटर से 3 गुना ज्यादा है, और वहीं स्टार में कनेक्टेड कैपेसिटर वोल्टेज लेते हैं 1/3 टाइम कैपेसिटर कनेक्टेड इन डेल्टा, जो कि कम है। तो इसलिए डेल्टा कनेक्शन का कैपेसिटर बैंक यूज होता है, खासकर हायर वोल्टेज में जब वर्क करते हैं। कैपेसिटर लीडिंग करंट सोर्स से लेता है, जिस वजह से कुछ हद तक जो लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट होता है उसे मिनिमाइज किया जाता है। स्टैटिक कैपेसिटर इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। इन कैपेसिटर की लाइफ लगभग 8 से 10 साल होती है, जो कि आसानी से फैक्ट्री में इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ओवर वोल्टेज की कंडीशन में जब खराब हो जाते हैं तो इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की बात कर लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर को भी पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे होता है? दोस्तों, हमें पता है जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तो लीडिंग करंट लेती है, जिस वजह से बिल्कुल कंडेंसर की तरह काम करती है और इसको सिंक्रोनस
कंडेंसर भी बोलते हैं। जब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका लीडिंग करंट सिस्टम के रिएक्टिव कंपोनेंट को कुछ हद तक मिनिमाइज कर देता है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। दोस्तों, इसमें स्टैटिक कैपेसिटर के कंपैरिजन में खास बात यह है कि कैपेसिटर में तो एक फिक्स्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल पाता है, वहीं सिंक्रोनस मोटर में डीसी फील्ड एक्साइटेशन का मैग्नीट्यूड चेंज करने पर जरूरत के अनुसार कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर स्टैटिक कैपेसिटर की तुलना में एक्सपेंसिव होती है और इसमें काफी नॉइज भी प्रोड्यूस होती है। अधिकांश हाई केवीए डिमांड वाली जगह में यूज होती है। वहीं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो स्टार्टिंग करने के लिए इसे दूसरे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क दे सकें। कुछ सिंक्रोनस मोटर के यूज करने के फायदे भी हैं। डिजायर्ड पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है अकॉर्डिंग टू लो पावर फैक्टर को देखते हुए। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जल्दी से खराब नहीं होती क्योंकि वाइंडिंग हाई टेम्परेचर में भी वर्क कर लेती है, जिससे शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। दोस्तों, तीसरा है फेज एडवांसर। इसका यूज करके भी पावर फैक्टर इंप्रूव किया जाता है, खासकर इंडक्शन मोटर में। अब इंडक्शन मोटर में होता क्या है, मोटर की स्टेटर वाइंडिंग लैगिंग एक्साइटिंग करंट लेती है मेन सप्लाई से, ताकि स्टेटर वाइंडिंग में ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स क्रिएट हो सके। इसी कारण करंट मेन वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाता है और पावर फैक्टर लो हो जाता है। अगर यही एक्साइटिंग करंट किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोटर के स्टेटर को प्रोवाइड किया जाए, तब मोटर की वाइंडिंग में मेन सप्लाई से एक्साइटिंग करंट नहीं लेगी, जिससे करंट लैग नहीं करेगा और पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा। तो दोस्तों, इसी काम को पूरा करने के लिए फेज एडवांसर का यूज होता है, जो एक्सटर्नली सेम एम्पियर टर्न्स मोटर की वाइंडिंग को स्लिप रिंग के माध्यम से दी जाती है। फेज एडवांसर एक एसी एक्साइटर है जो कि इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पर कनेक्ट करते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब फेज एडवांसर की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। फेज एडवांसर में रोटर होता है जो कि लगभग डीसी आर्मेचर की तरह, उसके कम्यूटेटर में सेगमेंट्स होते हैं। वहीं स्टेटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती। उसका जो कोर होता है वो लैमिनेटेड स्टील से बना होता है, बस मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करता है फ्लक्स के लिए। चलिए दोस्तों, फेज एडवांसर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंडक्शन मोटर को फेज एडवांसर से कनेक्ट किया गया है स्लिप रिंग के माध्यम से। वहीं फेज एडवांसर में एक्साइटर पोर्शन के कम्यूटेटर सेक्शन में ब्रश के माध्यम से ये कनेक्शन है। दोस्तों, होता क्या है, शुरुआत में जब इंडक्शन मोटर रन करती है तो एडवांसर को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है। शुरुआत में जब ये इंडक्शन मोटर स्पीड गेन कर लेती है, तब ये स्लिप रिंग के माध्यम से एक्साइटर को कनेक्ट किया जाता है। तब इंडक्शन मोटर से लो फ्रीक्वेंसी करंट स्लिप रिंग के माध्यम से होता हुआ एक्साइटर में ब्रश से रोटर में एंटर करता है। अब जब रोटर में करंट एंटर करता है तो एक ये ईएमएफ इंड्यूस करता है। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो इसके स्टेटर का कोर है वो फील्ड को प्रोड्यूस होने में मदद करता है। तो इससे ये समझ में आता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है एक्साइटर के आर्मेचर में, वो इंडक्शन मोटर के करंट से रिलेट करता है। दोस्तों, होता क्या है, शुरुआत में जो फेज एडवांसर यानी एक्साइटर का जो आर्मेचर यानी रोटर होता है वो मूव नहीं कर रहा होता, स्टेशनरी होता है, जिस वजह से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है और रोटर के बीच में, एक्साइटर के रोटर के बीच में एक रिलेटिव स्पीड क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो x है और वहीं रोटर की स्पीड 0 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 0, तो इक्वल टू आता है x। वहीं जब एक्साइटर के रोटर को एक्सटर्नल मोटर द्वारा रोटेट किया जाता है, उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, लगभग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाया जाता है, उससे बस थोड़ा सा कम रखा जाता है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कम होने लग जाती है। तो क्योंकि एक्साइटर का रोटर अब स्टेशनरी तो है नहीं, उसकी भी स्पीड है लगभग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तक ले जाई गई है।
एक चीज समझने वाली है कि रिलेटिव स्पीड से आप क्या समझ रहे हैं। सपोज कीजिए दो गाड़ी हैं, एक 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, वहीं दूसरी 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव स्पीड है। अब दोनों ही अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। तो इसी आधार पर फेज एडवांसर की रोटर और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्पीड है। अब होता क्या है दोस्तों, जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो वैसे ही जब एक्साइटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसी की सेम डायरेक्शन पर रोटेट कराते हैं, तो उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट होती है जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मोटर से जो करंट आया है उससे जनरेट हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। कंपनसेट करता है मतलब कम कर देता है। तो जैसे जैसे एक्साइटर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास पहुंचती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो भी कम होने लग जाती है। जब रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड तक ले जाया जाता है और उसके लगभग पास पहुंच जाता है तो उसकी रिलेटिव स्पीड लगभग कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो ओवरऑल जो रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो इसमें दो कंडीशन है। जब रोटर स्टेशनरी था एक्साइटर का तो उस दौरान रिलेटिव स्पीड काफी ज्यादा थी, और जब रोटर की स्पीड लगभग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास लाई जाती डिफरेंस कम बचता है। जब रिलेटिव स्पीड लगभग 0 के पास पहुंचने वाली होती है, मतलब कम हो जाती है, तो ओवरऑल रिएक्टेंस कम हो जाता है। और इन दोनों ही कंडीशन में जो एडवांसर होता है एक्साइटर वो एक चोक की तरह एक्ट करता है, एज अ चोक की तरह एक्ट करता है। पर लेकिन एक कंडीशन और भी है, जब एक्साइटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है इंडक्शन मोटर से जो लो फ्रीक्वेंसी करंट आ रहा है उससे ज्यादा स्पीड में मूव कराया जाता है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उससे ज्यादा स्पीड में रोटेट कराते हैं और सेम डायरेक्शन में, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में क्रिएट होता है। रिवर्स डायरेक्शन में मतलब उसका फेज उल्टा होता है। तो वो एक तरीके से कैपेसिटर की तरह काम करता है और कैपेसिटर की तरह एक्ट करने पर मोटर का ओवरऑल पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जब रोटर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से उससे ज्यादा बढ़ा दी जाती है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है एक्साइटर के आर्मेचर में वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। रिवर्स डायरेक्शन में होती है यानी कि उसका जो करंट होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है, यानी कि उसका फेज चेंज हो जाता है और ओवरऑल पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि एडवांसर जो एक्साइटर है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है और ओवरऑल पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो वीडियो के एंड पे पहुंच गया हूं और आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर किस किस तरीके से इंप्रूव किया जाता है। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।